लगा रहे थे अपना प्रीलिम्स का विज़न का टेस्ट। हमने तीसरा देख रहे थे, उसमें आगे देखेंगे क्वेश्चन 21 से 30 तक। देखिए, आप अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बस ये बताना चाहूँगी। इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, स्टेलेग्माइट कंदराओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, स्टैलेक्टाइट छत से लटकते हुए बनते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर जो भी आपको लग रहा हो बताइए या लिख लीजिए। तो क्वेश्चन 21 का हमारा सी सही है। देखिए, स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के भूमिगत कंदराओं की छत से लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। तो ये जो छत से ना नीचे की तरफ लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं, प्राय आधार पर यह कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत की छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। तो ये मतलब नीचे से पतले होते जाएंगे। स्टेलेग्माइट कंदराओं की फर्श के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्टेलेक्टाइट जो होता है वो क्या होता है? छत से लटकता है। इसमें का और ना का डिफरेंस है। और जो स्टेलेग्माइट होता है, इसमें गा आ रहा है, ये ध्यान रखिए, बस इतना सा अंतर है। कंदराओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ठीक है, ये फर्श से ऊपर की ओर बनते हैं या स्टेलेक्टाइट के नीचे ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के चपटी तस्तरीनुमा आकार में या समतल या क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो सकते हैं। विभिन्न मोटाइयों के स्टेलेग्माइट या स्टेलेक्टाइट्स के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। ठीक है, गुफाओं में ये होते हैं लटकते हुए। अगर आप कभी इसको सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि मतलब या तो देखिए, अगर सॉरी, मान लीजिए ये छत है, ठीक है, तो ऐसे ही लटकते रहेंगे ये इस तरीके से। ठीक है। और अगर ये बता रहे, ये हो गया हमारा स्टेलेक्टाइट, और स्टेलेग्माइट कुछ इस तरीके से छत से होंगे और पतले पतले। तो 21 का हमारा सी सही है। नाम का डिफरेंस याद रखिएगा। जिसमें का आ रहा है वो छत से लटकते हैं और जिसमें गा आ रहा है वो फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बस इतना सा अंतर आ रहा है, तो अब इसको ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन 22 देखते हैं। एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा, भारत में ये केवल गुजरात में पाया जाता है। तीसरा, सिम्बा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग एशियाई शेरों की पहचान करने के पैटर्न को अलग करता है। तो इनमें से कौन सा सही है? एक, दो, दो, तीन, एक, तीन या एक, दो, तीन। तो 22 का हमारा बी सही है। देखिए, हाल ही में गुजरात वन विभाग सिम्बा या सॉफ्टवेयर विथ इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, का उपयोग करने की योजना बना रहा है गुजरात वन विभाग। ठीक है, ये एक फोटो पहचान आधारित सॉफ्टवेयर है। ये मतलब फोटो से पहचान करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से पैटर्न या चिन्हों को अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सॉफ्टवेयर हैदराबाद स्थित टेलियो लैब्स द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसको टेलियो लैब्स जो है हैदराबाद में, उसने विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर को पर्याप्त प्रशिक्षण डेटा के साथ तैयार किया गया और ये रुचि के क्षेत्र को पृथक करने और पुनः पहचान के लिए उन्हें पृथक करने में सक्षम है। तो कथन 3 हमारा सही है। एशियाई शेरों को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एक सही नहीं है, इंडेंजर्ड है ये। ठीक है, रेड लिस्ट जो होती है IUCN की। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में अधिवासित एशियाई शेर अफ्रीका के बाहर विश्व में शेरों की एकमात्र जंगली समष्टि है। तो दूसरा सही है, सिर्फ ये अभी गुजरात में मिल रहे हैं। तो देखिए, 22 का हमारा बी सही है। दूसरा और तीसरा सही है। IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है, संकटग्रस्त, ना कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है। ठीक है, केवल गुजरात में पाया जाता है। और सिम्बा मैंने आपको बताया कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर है, AI से रिलेटेड, और जो अलग अलग एशियाई शहरों की पहचान कर लेता है उनकी फोटो देख के। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 23। भारत के असैन्य परमाणु समझौते का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौते हैं? एक, ऑस्ट्रेलिया। दो, कनाडा। तीसरा, इजराइल। चौथा, जापान। फिफ्थ, वियतनाम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सकते चलिए। केवल एक, दो, तीन, चार, केवल तीन, चार, तीन, पाँच, एक, दो, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो कौन सा सही है बताइए। तो क्वेश्चन 23 का सी सही है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2023 में फ्लीट मोड में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। फ्लीट मोड के तहत पहली बार कंक्रीट डालने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि में एक बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की उम्मीद है। वर्तमान में भारत
6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। तो 22 रिएक्टर हैं अभी, ठीक है। वर्ष 2005 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब से देश ने अन्य देशों के साथ परमाणु सहयोग को अपनी कूटनीतिक पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू बना लिया है। वर्तमान में भारत के 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते हैं जो नियमों और अर्थों में भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो यूएसए के साथ है हमारा परमाणु समझौता, उसके अलावा 14 अन्य देशों के साथ है असैन्य परमाणु समझौता। भारत के असैन्य परमाणु समझौते एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की विश्वसनीयता के अनुसार महत्वपूर्ण रहे हैं। मतलब बता रहे हैं कि भारत एक मतलब जिम्मेदार विश्वसनीय है देश है। भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के भविष्य को स्पष्ट करने के लिए वैश्विक असैन्य परमाणु क्षेत्र में भारत ने के अपवादिक रिकॉर्ड को पहचानना महत्वपूर्ण है। धातव है कि वैश्विक असैन्य परमाणु क्षेत्र में भारत को परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि या परमाणु प्रसार संधि एनपीटी के गैर हस्ताक्षरकर्ता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में गैर सदस्य के रूप में दर्जा प्राप्त है। देखिए, ना ही भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर किए हैं और वो एनएसजी में गैर सदस्य के रूप में उसे दर्जा प्राप्त है। मतलब एनपीटी पे हस्ताक्षर भी नहीं है, तब भी उसे बाकी देश उसके साथ असैन्य परमाणु समझौता कर रहे हैं क्योंकि भारत पे विश्वास है कि वो इसका यूज़ सही जगह करेगा। ऐसे 14 देश जिनके साथ भारत ने इस प्रकार के समझौते किए हैं वह है अर्जेंटीना, ठीक है। अच्छे से नाम याद देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो हमें दिए हुए थे ये दोनों है, चेक गणराज्य है, फ्रांस है, जापान है, हमें दिया था क्वेश्चन में, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूके, यूएसए और वियतनाम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और वियतनाम जो हमें ऑप्शन में दिए थे। इजराइल नहीं है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी के देश भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम इसमें है। भारत के असैन्य परमाणु समझौते का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करना है। मतलब जो परमाणु ऊर्जा है उसका हमें शांतिपूर्ण उपयोग करना है, मतलब जैसे कि बिजली बनाने में, परमाणु संयंत्र बनाने में। इस समझौते का एक केंद्रीय सिद्धांत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोजनों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें अनुसंधान, विद्युत उत्पादन, चिकित्सा, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों में सूचना, परमाणु सामग्री, उपकरण या घटकों का उपयोग शामिल है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के संबंध में भारत और इसराइल के बीच कोई सहयोग नहीं है, तो सी सही है। तो 23 का मैंने आपको बताया सी सही है, ठीक है। इसराइल नहीं है इसमें, तीसरा नहीं है, बाकी सारे देशों के साथ है। अब देखते हैं क्वेश्चन 24। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। दूसरा, एल नीनो की घटना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये 24 का सी सही है, दोनों सही थे। देखिए, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, ठीक है। इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, बालक ईसा, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास प्रकट होती है। क्योंकि ये धारा कब आती है, जो दिसंबर का महीना है उसमें महीने में क्रिसमस के आसपास दिखती है, ठीक है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग टाइम होता है। तो दिसंबर में वहाँ गर्मी का महीना होता है और लगभग प्रत्येक 3 से 7 वर्षों में ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उस समुद्री धारा उत्पन्न होती है। देखिए, वैसे वहाँ पे क्या रहती है, जो पेरू के पास पेरू की ठंडी धारा रहती है, ठीक है। लेकिन हर दिसंबर में क्या होता है, 3 से 7 वर्षों में क्या होता है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर की जो गर्म धारा होती है वो आ जाती है। जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसमें क्या है, पेरू के तट निकट उष्ण समुद्री धारा उत्पन्न होती है। तो जैसे कि वो जो पेरुवियन ठंडी धारा है उसकी जगह क्या है, उष्ण समुद्री धारा आ जाती है, गर्म धारा आ जाती है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। देखिए, वहाँ पे गर्मी आ गई, नमी आ गई, तो वहाँ बारिश होती है और भारत और उधर क्या होता है, मानसून कम पड़ता है, बारिश की कमी हो जाती है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। तो एल नीनो क्या है, जो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा है उसका विस्तार हो जाता है, मतलब वो उधर चली जाती है, जो स्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, ठीक है। यह धारा पेरू के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। तो पेरू का जो तट है उसके जल का तापमान 10 डिग्री बढ़ जाता है। इसके क्या परिणाम होते हैं, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति हो जाती है, समुद्री जल के वाष्पन की में अनियमितता आती है, प्लवक की मात्रा में कमी, जैसे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। ये इसके परिणाम होते हैं। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। देखा जाता है एल नीनो है या ला नीना है, ठीक है। एल नीनो की घटना के कारण वर्ष 1990 से 1991,
ठीक है। 1998, 2006, 2007 और वर्ष 2015-16 में देश के अधिकांश भागों में मानसून के आगमन में देरी हुई। तो मतलब देरी से मानसून आता है फिर, और ये पूर्ण रूप से विफल हो गया। मतलब यहाँ बारिश कम आती है, उस तरफ चली जाती हैं हवाएं। ठीक है। तो 24 का हमारा सी सही है, दोनों ही सही है। इसको मैंने डिटेल में भी ये पढ़ाया हुआ है, लीनो लानिनो। अगर आपको इधर भी नहीं ढंग से समझ आए तो वीडियो देख के समझ सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है। तो बस ये होता है इजी में कि ठंडी पेरुवियन धारा की जगह भूमध्य की उष्ण समुद्री धारा आ जाती है, तो उस तरफ बारिश ज़्यादा होती है और भारत का जो मानसून होता है वो देर से आता है, विफल हो जाता है। अब क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्यूरोशियो धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये जापान के तट से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। दूसरा, ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराओं की चक्रगति गायर का एक भाग है। तो इन कथनों में से कौन सा सही है? एक, दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 25 का बी सही है। देखिए, क्यूरोशियो धारा फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से प्रारंभ होती है, ना कि जापान से, और जापान के उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है, जहाँ ये उत्तरी प्रशांत धारा के पूर्वी प्रवाह के साथ मिल जाती है। ठीक है। तो कहाँ से? फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से स्टार्ट होती है, जापान तक जाती है। ठीक है। और जापान के उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है। महासागरीय तो एक गलत हो गया। महासागरीय धाराओं की चक्रगति, महासागरीय गायर जो होते हैं, वृत्ताकार महासागरीय धाराओं का एक बड़ा तंत्र है, मतलब चारों तरफ से उसमें आके गोल गोल धाराएं आएंगी। ठीक है। जिसका निर्माण वैश्विक पवन प्रतिरूपों और पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्मित बलों से होता है। ठीक है। आपको एक साइकिल में दिखेंगी धाराएं, छोटी नहीं मतलब बड़ी। विश्व के प्रमुख महासागरीय गायरों का संचरण महासागरीय वाहक पेटी, ओशन कन्वेयर बेल्ट के संचलन में मदद करता है। महासागरीय वाहक पेटी संपूर्ण ग्रह के चारों ओर महासागरीय जल का परिसंचरण करती है। अब आपको लगता होगा ओशन में पानी एक ही जगह रहता होगा, ऐसा नहीं है। मतलब धाराएं पूरा वो भी क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, पूरा घूमती हैं। क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर के उपोष्ण कटिबंधीय गायर की उष्ण पश्चिमी सीमा धारा है। तो जो क्यूरोशियो धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर के, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय गायर की एक उष्ण पश्चिमी सीमा धारा है। ठीक है, गर्म धारा है। यह अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के समान है। जो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम होती है उसके समान है। इसका गर्म जल उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में ध्रुव की ओर प्रभावित होता है। मतलब जो गर्म पानी होता है ध्रुव की तरफ जाता है, जिससे अलास्का तट के बंदरगाह शीतकाल में बर्फ मुक्त रहते हैं। ठीक है। मतलब अगर गर्म धारा आ रही है तो जो पोर्ट है वहाँ पे बर्फ नहीं रहेगी। तो 25 का हमारा बी सही था, पहला सही नहीं था। क्वेश्चन 26 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्रा जोजिला अरुणाचल प्रदेश, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, वारालाचला उत्तराखंड। इनमें से कौन सी सही है? एक और दो, तीन और एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, या एक और चार? बताइए। तो देखिए 26 का बी सही है। हिमालय क्षेत्र में अनेक दर्रे हैं, मतलब दर्रे होते हैं, आने जाने का एक पैसेज समझ लीजिए। ये समानता पर्वतों से होकर गुजरने वाले भूमि के ऐसे खंड है जो दो अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ठीक है, जिससे दो अलग अलग क्षेत्र जुड़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे इस प्रकार हैं। जोजिला जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। जा से याद कर लीजिए, जोजिला और जम्मू। ठीक है, जो पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में श्रीनगर और लेह के बीच अवस्थित है। तो ये श्रीनगर और लेह के बीच है। ये दर्रा अपने पश्चिम में स्थित कश्मीरी घाटी को अपने उत्तर पूर्व में स्थित द्रास घाटी से अलग करता है। तो ठीक है, तो ये कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से अलग करता है। जो बारालाचा है, बारालाचा ये जास्कर श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जम्मू और कश्मीर में लद्दाख से जोड़ता है। तो ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, बारालाचा याद रखिए, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में है ये। शिपकीला जो है ये भारत चीन सीमा पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में अवस्थित है। शिपकीला भी जो है वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी इस दर्रे के निकट भारत तिब्बत से प्रवेश करती है। ठीक है, यह दर्रा सिक्किम में नाथुला, उत्तर में लिपुलेख सहित तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत की सीमा चौकियों में से एक है। तो यहाँ पे बता रहे सिक्किम में नाथुला, उत्तराखंड में लिपुलेख। तो अब मैंने इनको ट्रिक से याद किया था। ठीक है, आप भी इन्हें ट्रिक से याद करेंगे बना के तो आपको याद रहेगा। और आप ठीक है, तो याद रखिए उत्तराखंड में लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला और शिपकिला भी हिमाचल में। इसके बाद जेलेपला, ये सिक्किम भारत और तिब्बत चीन के बीच एक पर्वतीय दर्रा है, जेलेपला। ठीक है, ये एक ऐसे मार्ग पर स्थित है जो लासा को भारत से जोड़ता है। तो सिक्किम में याद रखिए जेलेपला। नाथुला ये पूर्वी सिक्किम जिले में हिमाचल पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह सिक्किम
को तिब्बत चीन से जोड़ता है। यह दर्रा प्राचीन सिल्क मार्ग की एक शाखा का भाग है। तो मैं इसको ऐसे याद रखा था कि सिक्किम में क्या है, नाक में, नाथू में जलन हो रही है, जेलेपला। ठीक है, नाथू मतलब नाक में जलन, जेलेपला। तो ऐसे मैं याद रखा था इसको। ठीक है। बोलन दर्रा जो है, बोलन दर्रा पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत की तोबा काकर श्रेणी से होकर गुजरने वाला एक पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा दक्षिण में रिंदली से उत्तर में कोकुल तक बोलन नदी का 89 किलोमीटर लंबा विस्तृत संकीर्ण भाग है। ये बहुत से संकीर्ण महाखंडों और भागों से निर्मित है। ठीक है, तो पाकिस्तान में याद रखिए बोलन दर्रा। खैबर दर्रा जो है वो भी पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान की सीमा के निकट स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा सफ़ेद को पश्तो भाषा में स्पिनगर पर्वतों से होकर गुजरता है। ये प्राचीन सिल्क मार्ग का एक अभिन्न भाग था। यूरेशियन व्यापार के लिए इसके लंबे समय से सांस्कृतिक, आर्थिक, भू राजनीतिक महत्व है। पूरे इतिहास में दर्रा मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आक्रमणों में खैबर दर्रे से प्रवेश करने वाले प्रसिद्ध आक्रमणकारियों में महमूद गजनबी, अफगान मोहम्मद गौरी और तुर्क मंगोल हैं। तो 26 का हमारा बी सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है कि शिपकीला है वो हिमाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है। पहला सही है, जोजिला मैंने आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बारालाचा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में है। तो दूसरा तीसरा इसमें सही है। ट्रिक बना के याद रखिए, वरना इसको ऐसी चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। 27 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल विज्ञान संबंधी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए, सामयिक एवं स्थानिक वर्षा के असंतुलित वितरण के साथ लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा। तीसरा, जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी। सी, मृदा आर्द्रता के दबाव के कारण फसल का खराब होना। डी, जल की कमी के कारण पारतंत्र की उत्पादकता में कमी होना। तो 27 का हमारा बी सही है। जल विज्ञान संबंधी हाइड्रोलॉजिकल सूखा क्या होता है? ये सूखा तब पड़ता है जब विभिन्न जल संग्रहण स्थलों में जैसे जलभृतों, झीलों, जलाशयों इत्यादि में जल की उपलब्धता का स्तर वर्षा द्वारा दी जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। ठीक है, तो जब ये झीलें वगैरह इनमें जब जल का स्तर बहुत नीचे गिर जाए तो उसको जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिकल संबंधी सूखा क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक एवं स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। तो वो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा होता है जब वर्षा ठीक नहीं होती। कृषि सूखा क्या होता है? इसमें मृदा आर्द्रता सूखे के रूप में भी जाना जाता है, मतलब मिट्टी की जो आर्द्रता है वो सूख जाती है। मृदा आर्द्रता जो फसलों की पैदावार के लिए आवश्यक है, में कमी इसकी विशेषता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल खराब हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र में उसके सकल फसली क्षेत्र के 30% से अधिक भाग पर सिंचाई होती है तो उस क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। पारिस्थितिकी सूखा क्या है? जब प्राकृतिक पारितंत्र में जल की कमी के कारण उत्पादकता विफल हो जाती है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी सूखा होता है और इसके परिणाम स्वरूप पारितंत्र में तनाव आ जाता है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है और पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। ठीक है, तो 27 का भी सही था हमारा। मैंने आपको बताया कि जल विज्ञान मतलब जब जो जलाशय होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ए वाला हमारा हो गया मौसम विज्ञान संबंधी, दूसरा सी वाला कृषि संबंधी है ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी संबंधी डी वाला। अब क्वेश्चन 28 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। बी, ये स्थल और समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें से कौन सा सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 28 का हमारा बी सही है। देखते हैं, बहिरुष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को लहर चक्रवात या मध्य अक्षांशीय चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग नाम है। ये मध्य उच्च अक्षांशों में बृहद क्षैतिज तापमान भिन्नता वाले क्षेत्रों जो वाताक मंडल कहलाते हैं में निर्मित होने वाला एक प्रकार का झंझावात है। ठीक है, तापमान भिन्नता वाले क्षेत्रों में ये होता है, उच्च अक्षांशों में। ठीक है, ये तब विकसित होते हैं जब वाताक सतह पर एक लहर निर्मित होती है जो उष्ण वायु राशि को शीत वायु राशि से अलग करती है, जब ठंडी और गर्म राशि मिलती है। ठीक है, इस प्रकार बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र की दक्षिण की ओर से उष्ण वायु और उत्तर से शीत वायु प्रभावित होती है। जब वाताग्र की तरफ वायुदाब में कमी आती है तब उष्ण वायु उत्तर की ओर गतिमान होती है तो और शीत वायु दक्षिण की ओर गतिमान होती है। जब वामावर्त घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्रवाती परिसंचरण की स्थापना करती है
चक्रवाती परिसंचरण एक सुविकसित बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण बनता है, जिसमें एक उष्ण वातावरण और एक शीत वातावरण होता है। देखिए, मैंने, अगर आपको टॉपिक्स समझने हैं तो आप ज्योग्राफी की वीडियो देखिए, मैं पढ़ाया हुआ है। मैं इसलिए बोल देती हूँ, मैं कोई मतलब प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज़, क्योंकि अगर टॉपिक पूरा पूरा समझाने बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इस मेथड पे शॉर्ट में बताती हूँ। इन चक्रवातों का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है और ये स्थल और समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, दोनों पे हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग बहुत अधिक होता है और ये अधिक विनाशकारी होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो अधिक विनाशकारी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। द जेनेसिस एंड द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आप देख सकते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। इसमें आप एक बार देख लीजिए। देखिए, ये वार्म एयर है, ठीक है, ऊपर कोल्ड एयर है, तो एक फ्रंट बन जाता है जब दोनों आपस में मिलते हैं। फिर देखिए, वार्म एयर ऊपर को जा रही है और जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आ रही है। थर्ड में देखिए, ये यहाँ पे लो प्रेशर बन गया और इसके चारों तरफ फिर हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोल्ड एयर आ रही है, वार्म एयर, तो एक तरीके से साइक्लोन ऐसे बनना फॉर्म हो गया। तो 28 का हमारा बी सही है। ये पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा सही है कि स्थल समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। तो 28 का हमारा बी सही है, ठीक है। एक पहला कथन गलत है। अब क्वेश्चन 28 देखते हैं, 29 देखते हैं। वायु परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण पर बहती है। दूसरा, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। तो इनमें से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 29 का आंसर हमारा सी है, यानी दोनों सही है। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन वायु परिसंचरण की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर तो वायु अगर परिसंचरण उससे प्रभावित होता है। सन 1844 में इसका वर्णन करने वाले फ्रांसीसी की भौतिक विज्ञानी के नाम पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल होता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। ये बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को उनकी मूल दिशा में दाहिनी ओर, राइट साइड, ठीक है, पवनों को, और दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, बाई ओर विक्षेपित कर देता है, ठीक है। तो इन जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है और कोरियोलिस बल अक्षांश कोण पर प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो अक्षांश कोण पर ये समानुपाती होता है, सॉरी, कोरियोलिस बल अक्षांश कोण का प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अनुपस्थित या शून्य होता है। तो ध्रुवों पर ये ज़्यादा होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है। जो दाब प्रवणता बल है, ठीक है, उसके समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं, समान वायुमंडलीय दाब वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के समकोण पर होता है। तो जो दाब प्रवणता बल है वो समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है, ठीक है। समदाब रेखा है जो समान वायुमंडलीय दाब वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा है, जहाँ जहाँ समान दाब है उनको, ठीक है। दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा। जितना तो जब दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा में विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। इन दो बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब वाले क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं, ठीक है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है, ये ध्यान रखिए। निम्न दाब अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के पास उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। पवनों का वेग और उनकी दिशा पवन उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। ऊपरी वायुमंडल अर्थात सतह से 2-3 किलोमीटर ऊपर ये में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल द्वारा नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी होती हैं और कई, पता नहीं इसमें थोड़ा नहीं दिख रहा है मुझे, कई, पता नहीं, वर्षण नहीं होता है, तब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये पवनें भू विक्षेपी पवनें कहलाती हैं, ठीक है। इन सब के लिए आपको अच्छे से टॉपिक समझना होगा। तो अभी बताना चाहती हूँ कि दोनों ही सही है। देखिए, जैसे कि सेकंड में ये जो बता रहे हैं कि विषुवत रेखा जो होती है उस पे क्या होता है, कोरियोलिस बल शून्य होता है और जो पवनें हैं वो समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। ये चीज़ बस याद रखिए, ठीक है। पवनों का वेग और उनकी दिशा, पवनों का वेग क्या है, उनकी दिशा क्या है, वो पवन उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम होता है कि कौन सा बल इन्हें
इन्हें उत्पन्न कर रहा है। ऊपरी वायुमंडल जो होता है सतह से 2-3 किलोमीटर ऊपर में पवनें क्या है धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। घर्षण तो होता नहीं है तथा दाब प्रवणता और कोलिस बल द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो पवनें क्या है इन दोनों से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी होती हैं तो क्या होता है, कोई घर्षण नहीं होता उनमें, तब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विषुवत पे ये समकोण पर बहती है, तो समानांतर बहती है और ये पवनें भूविक्षेपी पवनें कहलाती हैं। तो 29 का सी सही है, दोनों ही सही है कि विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण पर बहती है, सही बात है। कोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। दोनों ही थे। अब क्वेश्चन 30 देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती है? ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दूसरा जावड़ी की पहाड़ियाँ, तीसरा सतमाला की पहाड़ियाँ, डी नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। तो 30 का क्वेश्चन का ए सही है। दक्कन का पठार पूर्वी और पश्चिमी घाट क्रमशः पूर्व और पश्चिम से घिरा है। ठीक है, जो दक्कन का पठार है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा है। देखिए, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है तट के पास। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और अधिक निरंतर और अविरत है। जो पूर्वी घाट की अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है वो उससे ऊंचा है और अधिक निरंतर और अविरत है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इसे स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और कार्डमम पहाड़ियाँ इन्हें कहते हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, और पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं। इसकी पूर्वी घाट जो है इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, कम ऊंचा है और ये अविरत और सतत नहीं है, मतलब एक सा नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं कटा फटा होगा। पूर्वी घाट महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ जो इस क्षेत्र में डेल्टा बनाती है द्वारा अत्यधिक अपरदित है। क्यों निरंतर नहीं है, अविरत नहीं है, अविरत नहीं है? क्योंकि इसमें नदियाँ आती हैं जो इसमें इसको अपरदित कर देती हैं। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में जावड़ी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि शामिल है। ठीक है, मैं मैप में पढ़ा हुआ है, अभी दोबारा से भारत का भूगोल पढ़ा रही हूँ तो उसमें ही बताऊंगी मैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं, तो ये आपस में कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो ए सही है हमारा। तो 30 का हमारा ए सही है कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पे आके मिलते हैं। ठीक है, बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।